नमस्कार, प्रणाम। माय नेम इज़ डॉक्टर अजय भारद्वाज। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। आज हम इस स्टूडियो में हैं कुछ खास वजह से, और वो खास वजह ये है कि जैसा मेरा एक इंटरेस्ट है कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद यंग यूथ्स, टुडेज न्यूअर जनरेशन। सो फॉर दैट पर्पस आई एम हियर। जिसको यंग यूथ्स के पर्सपेक्टिव को जानना पसंद है, तो उसी खास उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ पर हैं, एक खास चर्चा पर और एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और उस टॉपिक का नाम है जेन ज़ी। बहुत कूल टर्म है, बट येस, वी आर हियर टू डिस्कस ऑन जनरेशन जेड। उनकी थिंकिंग क्या है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज की डिजिटल एरा में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। काफ़ी माइंडसेट जेन ज़ी का अलग है। सोशल मीडिया, कैरियर पाथ्स, आइडेंटिटी वैलिडेशन और भी तमाम तरह की टॉपिक्स हैं जो आज के जेन ज़ी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। उन सभी चीज़ों पर, उन सभी मुद्दों पर आज हम खुलकर बात करेंगे एक ऐसे जेन ज़ी के रिप्रेजेंटेटिव से जो खुद एक स्टूडेंट है निम्स यूनिवर्सिटी का, और उसका नाम है निखिल। स्वागत है निखिल आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आज हम इस जेन ज़ी टॉपिक को इसलिए बीच में लेकर के आए हैं क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे आने वाला यूथ कौन है, ये सारे मिलेनियल्स जान लें, और आने वाले अल्फ़ा बीटा गामा के जनरेशन के सारे लोग जाने कि हु आर जेन ज़ी। निखिल जो कि खुद एक यूथ के इमोशंस के, स्ट्रगल्स के वॉइस हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पोइट्री क्लब ऑफ निम्स यूनिवर्सिटी। सो ही रिप्रेजेंट द जेन ज़ी। ही राइट्स अ लॉट, एंड एक बुक आ चुकी है मार्केट में जिसका नाम है जनरेशन जेड, और उसके जो ऑथर हैं वो निखिल जी ही हैं। और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से समझेंगे कि आज के यूथ का प्रॉब्लम क्या है, उनकी ड्रीम्स क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एंड वो हम मिलेनियल से चीज़ों को कैसे डिफरेंटली पर्सपेक्ट करते हैं। और उन सब चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे निखिल से। तो थैंक यू निखिल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन विद दिस टॉपिक। की मेरे मन में एक सवाल आ रहा था कि आज बहुत सारे टॉपिक्स थे, राइट? आज टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, ग्लोबल सिनेरियो में हम देखें तो पॉलिटिकल ट्रेंड चल रहा है, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, करियर ग्रोथ, मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट इन सब चीज़ों और सवालों के बीच आपने बुक का टाइटल जेन ज़ी रखा, और एक ऐसे बुक को सबके सामने लेकर के आए जो कि जेन जेड को डिफाइन करता है, उनके पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। क्या कोई खास वजह रही आपकी इस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करने के पीछे, या इस पर्टिकुलर टॉपिक को बुक के रूप में लाने के, सबके सामने लाने के पर्सपेक्टिव में क्या कारण था? क्या आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस ने मोटिवेट किया, या क्या था ऐसा जिससे आप इस चीज़ के लिए अट्रैक्ट थे? जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अजय भारद्वाज सर कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आमंत्रित किया, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल अबाउट व्हाट्स कंटेन माय बुक। सो पहली बात, जैसे आपने बोला, बहुत सारे टॉपिक है, लिटरली बहुत सारे टॉपिक है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हैं। बट मेरे को कुछ ऐसा लिखना था जो लोग रिलेट कर पाए, जो अभी मार्केट में नहीं है। सबको पता है हर एक सिचुएशन की कोई ना कोई बुक लिखी जा सकती है, लेकिन क्या हो कि जिस सिचुएशन को हम नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, लोग जेन ज़ी के बारे में सोचते हैं, अरे ये तो जेन ज़ी है, क्या है इसका सिचुएशन। लोग समझना ही नहीं चाहते कि हु आर जनरेशन जेड आखिर में है क्या चीज़। तो ये मैंने अपने बुक में एक्सप्लेन किया ताकि लोग उसको पढ़ के समझे कि जनरेशन जेड के अपने ही खुद के कुछ स्ट्रगल्स हैं, और वो कैसे इन चीज़ों से डील करते हैं और अपने लाइफ पे अप्लाई करते हैं। फाइन, तो आपका पर्सपेक्टिव इसलिए क्योंकि आप उसी जनरेशन जेड को बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम कुछ अब बुक्स के पॉइंट्स लेते हैं। आपने बुक्स में 5 चैप्टर को डिफाइन किया है और 5 सब मेन हेडिंग्स को लिया है, और उन हेडिंग्स के तहत बहुत सारे सब हेडिंग्स को आपने उसमें डिफाइन करने की कोशिश की है। तो हम कुछ बुक्स से रिलेटेड ही के चैप्टर्स के रिलेटेड ही हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, और प्रैक्टिकली देखते हैं कि जेन ज़ी क्या फील करती है आपके माध्यम से। सो आपका पहला बुक का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग जनरेशंस। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि जेन ज़ी, मिलेनियल और आजकल तुम लोग अल्फा वर्जन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आप हमारे कॉमन व्यूअर्स को, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि व्हाट इज़ जेन ज़ी, व्हाट इज़ जेन वाई एंड व्हाट इज़ जेन अल्फा। थोड़ा सा उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, ये जितनी भी टर्म्स आज हम सुनते हैं, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, अल्फा जनरेशन, बीटा जनरेशन, ये सब एक जनरेशन है। जनरेशन, आपको पता है कि हम धीरे धीरे टाइम में मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन वी विल लिव इन 2050। उस टाइम पे जो जनरेशन होगी और आज के टाइम पे जो जनरेशन है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। आपको पता होगा कि आज जो चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, क्या वो पहले अवेलेबल थी? नहीं, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए जितने भी मिलेनियल्स हैं वो शायद उतने अच्छे से चीज़ों को अडाप्ट नहीं कर पाए, वो इतने ज़्यादा एडवांस इस टाइम पे नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे क्या था, जब मिलेनियल्स थे तब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप कर रही थी, उनके पास इंफॉर्मेशन लेट आती थी, और उस टाइम पे ट्रेडिशनल वैल्यूज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था एज कम्पेयर टू जेन ज़ी। आज का जेन ज़ी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है, क्रिटिकल आइडियाज़ के साथ हुआ है, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो
ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है कि आपके पास क्या चीज़ें अभी है और क्या चीज़ें नहीं है। शायद 2050 की चीज़ें अगर मेरे पास अभी आ जाए तो उन चीज़ों से रिलेट करके मैं कुछ बहुत ही अच्छा इनोवेट करूँ, राइट। बट अगर मेरे पास उस चीज़ की अभी कमी है, इफ आई एम लैकिंग फ्रॉम दैट थिंग्स, इसका मतलब समवेयर मेरी वो इंटेलिजेंस लेवल नहीं है कि उसको मैं मैच कर सकूँ। आज के टाइम पे भी मिलेनियल्स और जो जेंजी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सोसाइटी को कुछ अच्छा दे सकता है। लोग बोलते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये कौन बेहतर हैंडल करता है लाइफ को अभी के सिचुएशंस में? मिलेनियल्स अच्छा हैंडल करते हैं या जेंजी अच्छा हैंडल करते हैं? कौन बेहतर हैंडल करता है लाइफ को अभी के सिचुएशंस में? मिलेनियल्स अच्छा हैंडल करते हैं या जेंजी अच्छा हैंडल करते हैं? ऐसा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि एक ही जनरेशन लाइफ को अच्छा हैंडल करे। ये आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये आपकी सिचुएशन, टाइम, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि किसी एज फैक्टर पे। मैं ये कह दूं कि नहीं ये मिलेनियल है तो ये अच्छे से लाइफ को हैंडल नहीं कर सकता, जो कि रॉन्ग है। उसके खुद की पेशेंस है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है जिसको वो यूज करके अपने लाइफ के डिसीजन ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेंजी है, माना उसके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज दे आर जस्ट 25 और 26 ईयर्स ऑफ एज, तो वो अपने क्रिटिकल थिंकिंग जो उन्होंने सीखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प ली, वो इन सब चीज़ों से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। दैट्स मोर गुड। फाइन, चलिए जेंजी को समझने की और कोशिश करते हैं। आपका दूसरा चैप्टर बुक का है इमोशनल रियलिटी, राइट। सो इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि साइलेंट प्रेशर कैसे वो आज का जेंजी झेलता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्रीम्स के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हुए भी ये उनको फील लगता है कि समवेयर दे आर लैकिंग, कहीं पीछे छूट रहे हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमें खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइट तो करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, जॉब हो, या आप किसी क्लिनिकल रिसर्च फील्ड में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कंपटीशन आमतौर पर मिलेगा। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि हम किसी भी फील्ड में होते हुए जब हम किसी को खुद से कंपेयर करने लग जाते हैं ना, वहाँ पे हमें ये लगने लग जाता है कि हम हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे इस औहदे तक पहुँचा है, यहाँ पे पहुँचा है, तो कितनी मेहनत रही होगी उसकी यहाँ तक पहुँचने पे, वो कोई नहीं देखता। वी आर जस्ट ओपनिंग आवर अकाउंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा है, इसको तो ये चीज़ मिल गई, बट आपने उसका स्ट्रगल देखा क्या? रात में उसने कितना पढ़ा, कितनी मेहनत करी, ऑफिस में ओवर टाइम किया, ये कोई नहीं देखता। बस हम क्या करते हैं, हम एक पेज ओपन करते हैं, हम देखते हैं वाह यार कितना बढ़िया है, इसको तो अचीवमेंट मिल गई, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। वो किस्मत की बात है ही नहीं ना सर। वहाँ पे क्या काम आ रहा है? आपका हार्ड वर्क। वो कोई नहीं देख रहा। हार्ड वर्क सब करते हैं बट चीज़ें उन्हीं को मिलती है जिनके हार्ड वर्क में 100% एफर्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और आपने एक बात उठाई अभी, सोशल मीडिया, तो अगला चैप्टर इसी पर है शायद आपका, सोशल मीडिया एंड आइडेंटिटी। तो मैं उससे रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो लाइफ एक्चुअली वो दिखाते हैं, चाहे वो जेंजी दिखाए चाहे वो मिलेनियल्स दिखाएं, क्या वो सच में हमारी रियल लाइफ होती है या सिर्फ एक परफेक्ट इमेज के पीछे जेंजी भागती है? ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो मेरा यही मानना है कि देखिए, अगर आपके अंदर कुछ चीज़ है, इफ़ यू आर रियली टैलेंटेड, इफ़ यू आर रियली हार्ड वर्किंग, और अगर आप अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आप हैं अच्छे, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग ग्रेट। बट सब कुछ परफेक्ट इमेज नहीं होता सर, क्योंकि परफेक्ट इमेज जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। परफेक्ट कुछ नहीं होता, हम अप्रॉक्स टू परफेक्ट होते हैं चीज़ में, राइट। अभी रिसेंटली क्या चीज़ है कि हम अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं कि हम बस इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, लोग उसको देखते हैं एंड दे थिंक कि यार ठीक है, बट मेरे क्या रीजंस हैं, क्या पता कल रात को मैं रोया हूँ, क्या पता परसों मेरे पास पैसे ना हो, क्या पता उसके एक दिन पहले मेरे मार्क्स अच्छे ना आए हो। तो वो चीज़ें आई एम नॉट अपलोडिंग ऑन इंस्टाग्राम, I'm just uploading those things which are good. Everyone is just putting the best part or the positive part of it. Yes. I met a failure, nobody uploads that कि मैं आज fail हो गया life में, या I learned this thing, right? Everyone uploads on social media their good part. Yes, exactly. They are uploading the same part. तो मेरा यही मानना है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ डाल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो रियल होनी चाहिए, और आप उस सोच के साथ डालें इस चीज़ को कि कल को अगर आप, मतलब ऐसा होता है ना, लोग अपनी रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत डिफरेंट दिखाते हैं, बट जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो जानते हैं कि आपकी रियल लाइफ क्या है और रियल लाइफ क्या है। सो दिस इज़ द थिंग विच मेक डिफरेंशिएशन। तो मेरे हिसाब से यही है कि अगर कोई मिलेनियल अपनी चीज़ को ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रहा है, दैट्स गुड। जेंजी को उससे सीखना चाहिए, और जो जेंजी है उनको थोड़ा, आज के टाइम पे एक वर्ड चल रहा है फ्लेक्स। लोग फ्लेक्स करने के लिए क्या करते हैं, दे डू एनीथिंग सो दैट दे कैन मेक देयर इमेज। आज के टाइम पे इमेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, जेंजी के लिए मुझे लगता है इमेज ही सब कुछ है, क्योंकि रिसेंटली आई रेड अ रिसर्च दैट कि मदर्स डे पर एवरीवन वांट्स टू गेट क्लिक विद मॉम, और विशिंग ऑन सोशल मीडिया की हाँ हैप्पी मदर्स डे एंड ऑल। बट रियल लाइफ में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, देखा भी होगा, सुना भी होगा कि एक माँ जो है वो मर गई अपने बेटे के इंतज़ार में, और बेटा विदेश से आया भी नहीं, और पड़ोसियों को 10 दिन बाद खबर लगी कि उसके मम्मी पापा डेथ हो चुका है, जब उस घर से बदबू आने लगी। और वही बच्चा अगर सिर्फ सोशल मीडिया को पे फ्लेक्स करने के लिए, ही इज़ ऑल्सो वेरी मच केयरिंग हिज मदर और फादर,
तो वो फोटो डालता है। सो इन सब चीज़ों के पीछे मेरे मन में एक सवाल आता है कि डोंट यू फील कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल का जेनजी का जो बंदा है, जो जनरेशन है, वो डिजिटल डिटॉक्स में भी विश्वास करता है? उसको कभी ये फील होता है कि क्या उसको थोड़े टाइम के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए? कभी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई जेनजी ऐसा फील करता होगा, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। और अभी आपने बोला कि उसने स्टोरी डाली, पोस्ट डाले अपने मॉम से रिलेटेड, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर रिलेट करके देखेंगे प्रोफेसर, तो आपको ये पता लगेगा कि वो अपने आप को सोसाइटी में एक जेन्युइन बंदा रिप्रेजेंट करना चाहता है, भले ही वो ना हो। यहाँ पे भी किस चीज़ का प्रेशर आया? एक इमेज का। उसने उस पोस्ट से क्या जनरेट किया? अपना इमेज, कि वो कैसा है, राइट? बट कहीं ना कहीं उसको अपने ही अंदर इस चीज़ का पता होता है कि व्हाट आई एम डूइंग। और कई ऐसे जेंजीज है, जैसे हर मिलेनियल्स में कई तरीके के मेंटालिटी के लोग होते हैं, वैसे जेंजी में भी बहुत तरीके के मेंटालिटी के लोग होते हैं। तो वो ये सोचते हैं कि कुछ भी पोस्ट कर देना इंस्टाग्राम पे, या वो हमारे आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, बट ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको पता होती है। और लोग ना कई बार पोस्ट करते करते उस रियल लाइफ को रिलेट करने लगते हैं रियल लाइफ से, बल्कि ज़रूरी नहीं कि वो रियल लाइफ है। तो दे आर कंफ्यूज, दे आर इन डिल्यूजन। डेफिनेटली। सो मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी एक्टिव है, डेफिनेटली दे आर टेक सेवी, और इन सब कारणों से वो अवेयर तो है, बट कई बार वो चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेता है, जो कि मिलेनियंस नहीं लेते हैं। तो हमें लगता है देयर शुड बी बैलेंस अप्रोच, कि बेशक हमारा जो आउटफिट हो, मेरा जो थिंकिंग पैटर्न हो, हमारा काम करने का जो तरीका हो, जज्बा हो, जुनून हो, जेनजी वाला हो, बट हमारा दिल जो है वो मिलेनियन वाला ही हो, हमारे संस्कार मिलेनियन वाले हों, और रियल चीज़ों में हम विश्वास करें, ना कि ओनली रील्स मेकिंग में। मतलब आप परफेक्टली ऑन सोशल मीडिया भी रहिए, और रियल लाइफ में भी आप अच्छा बनने की कोशिश करिए। पता है, द बेस्ट पार्ट इज ना हम मिलेनियल रहे ना हम जेनजी रहे। आई जस्ट वांट टू बी अ मिक्सचर ऑफ इट। लाइक अब मैंने अपनी बुक का टाइटल भी रखा है, अ हार्ट ऑफ मिलेनियल इनसाइड अ जेनजी हार्ट। क्या बात। तो उस आप एक चीज़ देखिए ना, कि हमारे अंदर इमोशंस मिलेनियंस की तरह हो, बट हम टेक्नोलॉजी और अप्रूव्ड सोसाइटी का एक टैग लेकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेट करें और हमारे अंदर फीलिंग्स भी हो, हम एक चीज़ को समझे। आप देखिए ना कितना बढ़िया मिक्सचर। आज के टाइम पे जेनजी, दे आर इमोशनलेस, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इमोशंस। वो बात ही नहीं करना चाहते, वो सिचुएशन से बिल्कुल हट जाते हैं। सिचुएशन से याद आया, आजकल एक टर्म चल रहा है, सिचुएशनशिप, घोस्टिंग, एंड ये टर्म्स बहुत काफ़ी कॉमन है आजकल जेनजी में। सो वहाँ से मेरे मन में एक सवाल आया, आपका चौथा चैप्टर जो रिलेशनशिप एंड एक्सपेक्टेशंस पर है, एंड चूँकि मैं भी उस बुक का को ऑथर रहा हूँ, तो मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा आपसे बात करनी है कि आपने रिलेशनशिप की बात की है, आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की है। हाउ यू सी लव देन एंड लव एंड रिलेशनशिप नाउ, बिकॉज टुडे द जेनजीज आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ सिचुएशनशिप। मॉर्निंग का उनका रिलेशनशिप होता है, शाम तक उनका ब्रेकअप हो जाता है, एंड आवर फादर मदर, इनफैक्ट योर फादर मदर टू, दे हैव अ गुड बॉन्ड। वो 7 जन्मों की कस्में लेकर के शादी करते हैं, एंड ऑल द इंडियन कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड ऑल। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से दैट आज की जनरेशन में रिलेशनशिप और डेटिंग की एक्सपेक्टेशंस पहले से कितना चेंज हो गया है, एंड क्या ये सही है और इसको कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सारी की सारी चीज़ एक्सेसिबिलिटी की है। अगर मैं बात करूँ, पहले मिलेनियल्स जो थे वो क्या करते थे, उनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। जहाँ पे घर वालों ने रिश्ता कर दिया, अब एक लड़की को अपना ससुराल जाना है, ठीक है, वहाँ पे अपनी सारी चीज़ें अपने एक तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना है अपने हस्बैंड, फैमिली ऑफ हस्बैंड। शी विल डू ऑल रिचुअल्स, कस्टम्स अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जेनजी के पास ना आज के टाइम पे फ्रीडम है, अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अपने पार्टनर्स को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक मार्केट में जाते हैं आज के टाइम पे, तो हम जब सोफ़ा खरीदने जाते हैं ना, तो भी हम उसकी 4 बार क्वालिटी चेक करते हैं कि ये ब्रांड का अच्छा रहेगा, इस ब्रांड का अच्छा लगेगा। नॉट ओनली फॉर सोफ़ा, एवरीथिंग, फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन जब हम एक लाइफ पार्टनर चूज़ करने जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा, तो उसको जानने में कोई खराबी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यू डू अफेयर्स विद समवन। अगर आप किसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले अपने घर में बात कीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, फिर उसके बाद उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आपको लगता है, टाइम स्पेंड भी आजकल के लोग लिव इन में कर रहे हैं, ठीक है। लिव इन इज द कॉन्सेप्ट वेयर यू आर लिविंग विद दैट पर्सन, बट वो हद से आगे चला जाता है, एंड जो चीज़ें शादी के बाद होनी चाहिए वो शादी से पहले हो जाती है। एक जेनजी को लगता है कि यूज एंड थ्रो इज जस्ट अ सिंपल थिंग। वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ें हो रही है। और वन मोर थिंग, हम मॉडर्नाइज की जगह वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग फॉर जेनजीज, बट हम क्या कर रहे हैं, हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। वी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड अमेरिका, वेटिंग व्हाट दे आर डूइंग। तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिल्यूजन वर्ल्ड में रखते हैं कि ये सारी चीज़ें। अब एक जेनजी है, वो ये सोचता है कि चलो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, और एक मिलेनियल की जो सोच होती है वो ये सोचता है कि आई हैव अ वाइफ एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद हर, आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल दैट 7 जन्मों का रसम एंड कसम एवरीथिंग। बट एक जेनजी को लगता है कि अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं मूव ऑन कर सकता हूँ। आई हैव दैट परमिशन, आई हैव दैट एक्सेसिबिलिटी, आई हैव दैट अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन। हर एक चीज़ के कौन सा होती है, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक जेनजी है, उसको पता है कि उसका पार्टनर अच्छा नहीं है, तो ही कैन मूव ऑन।
वो उससे चीज़ें खत्म करेगा, डाइवोर्स लेगा या कुछ भी लेगा। बट वहीं पर अगर मैं फीमेल की बात करूँ मिलेनियल में, तो काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे औरतें कुछ बोल ही नहीं पाती, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उन रिश्तों में। बिल्कुल सही बात। और आपने बहुत अच्छी टर्म यूज़ की यहाँ पे कि एक जेंजी हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है, राइट। उनके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आखिरी चैप्टर है हमारे बुक का। जेंजी हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में कम लेता है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं मिलेनियल्स को बिलोंग कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि ये अच्छी बात है, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है कि जेंजी जो है वो हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और उसके लिए ग्रोथ और सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार लेकिन मैं देखता हूँ दिस इज गुड कि वी शुड फाइट फॉर आवर ग्रोथ, वी शुड ग्रो एंड बी सक्सेसफुल। बट कई बार मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस की राह में, ग्रोथ के राह में बढ़ते बढ़ते वो रियल ग्रोथ क्या है वो भूल जाते हैं। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है, आखिरी चैप्टर आपकी बुक का, हमारे बुक का ये है रिलेशनशिप और इन सब की बात जब हम कर लेते हैं, फाइनली 5th चैप्टर में आपने ग्रोथ और हीलिंग पर बात किया, राइट। कि और आपने अपनी बुक में बहुत अच्छा लगा कि पॉइंट्स दिया है कि हाउ टू गेट हील, रियल ग्रोथ क्या है। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू द क्वेश्चन, एंड इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग इसको सुन रहे हैं वो जाने कि रियल ग्रोथ क्या है। इज इट बिग अचीवमेंट्स, बिग माइलस्टोन्स और फाइंडिंग अ इनर पीस? सो सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन मैं देना चाहूँगा प्रोफेसर आपको कि ग्रोथ, आप ग्रोथ से क्या डिफाइन कर सकते हैं। ग्रोथ वो चीज़ जिसमें आप कुछ चीज़ें अचीव करें और साथ में इनर पीस मिले आपको। इन दोनों चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से एक दो चीज़ भी ऊपर नीचे हुई ना, तो पूरी ग्रोथ की डेफिनेशन चेंज हो जाती है दोनों जनरेशंस के लिए। आप मान लीजिए कि अगर मैं 24 में से 16 to 17 आवर्स कहीं पे कॉर्पोरेट वर्क कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, आई एम अर्निंग 2 लाख 3 लाख रुपीज़ इन अ मंथ, ओके, बट मेरे पास इनर पीस ही नहीं है, मैं अपनी फैमिली से ही नहीं मिल पा रहा हूँ, दैट्स नॉट ग्रोथ। या फिर मैं ये कह दूं कि मैं बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ और ये मेरे लिए इनर पीस है, ना मैं जॉब पे जा रहा हूँ, ना मैं अपनी एजुकेशन को एक्वायर कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि ग्रोथ नहीं होगी वहाँ पे, ना कुछ अचीव ही नहीं हो रहा मुझे वहाँ पे, मैं बस इनर पीस के पीछे पड़ा हुआ हूँ। बट जहाँ पे मेरे को कुछ अचीव हो और मुझे लगे कि ये मेरा इनर पीस है, तो दैट्स द थिंग विच डिफाइंस ग्रोथ फॉर बोथ जनरेशंस, जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स एज वेल। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एज बीइंग सक्सेसफुल इज मोर इम्पॉर्टेंट। और सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग अलग होती है, सेंसी के लिए अलग होगी, मिलेनियल्स के लिए अलग होगी, और आने वाले अल्फा जनरेशन के लिए हमको लगता है तो बिल्कुल ही अलग होगी। तो मुझे लगता है कि हम सक्सेस को इस दृष्टिकोण से मापें कि हम कितने पीसफुल हैं लाइफ में, फैमिली के साथ कितना गुड टाइम, क्वालिटी टाइम एंजॉय कर पा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली ने हमें सब कुछ दिया है, बढ़ाया है ना। आज बेसिक हम मॉडर्न कह रहे हैं अपने आप को और जेन ज़ी कह रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम उसी मम्मी पापा से आए हैं, वहीं से आए हैं, प्रोसेस वही है सब कुछ, है ना। सिंस साइंस ने, ग्लोबल सिनेरियो ने एक डेफिनेशन कर दिया कि इस एज ग्रुप में या इस ईयर में जो पैदा हुए हैं, इस ईयर के बीच में वो मिलेनियल्स कहे जाएंगे, और इस एज ग्रुप में जो जन्मे हैं वो जेन ज़ी कहलाएंगे। बट अल्टीमेटली इस धरती पर आने का जो प्रोसेस है वो सेम है, चाहे वो मिलेनियल्स के लिए हो, चाहे जेन ज़ी के लिए हो, और हमें लगता है आने वाले अल्फा जनरेशन के लिए भी हो। क्योंकि आप साइंस और टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और जो सो कॉल्ड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उससे आप रॉबोट्स तो बना सकते हैं, बट आप इंसान और इंसानियत नहीं खरीद सकते हैं। और इस पूरे बुक में हमें लगता है उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश हम दोनों लोगों ने मिलकर की है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू शेयर कि येस, आई बिलोंग टू मिलेनियल ग्रुप एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग जेन ज़ी। और इसके मन में ये सवाल आया, इसके मन में एक थॉट आया कि व्हाई नॉट टू राइट, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। सो यू कैन रिलेट कि कहाँ हम जेन ज़ी की बात कर रहे हैं, कहाँ हम टॉपिक्स बिल्कुल अलग है, मेडिकल साइंस इसमें कुछ नहीं आ रहा है, और मैं एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट मेरा फील्ड है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। बट वी आर राइटिंग ऑन अ कॉमन सिचुएशन विच अरोज इन आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में आया, दिल में आया कि यार क्या है, इसको समझाने की कोशिश करते हैं। और ज़रूरत आज इसी चीज़ की है कि जेन ज़ी, मिलेनियल दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे चले, वो एक ट्रेन की दो पटरियों के जैसे हैं, निखिल जी। और अगर हम कहेंगे कि नहीं सिर्फ जेन ज़ी ही बहुत अच्छा है, तो हमें लगता है कि ट्रेन जो है डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगी। और अगर हम सिर्फ ये भी कहें कि सिर्फ मिलेनियल्स अच्छा है, जेन ज़ी बहुत ख़राब है, तो भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, जिस हिसाब से दुनिया बदल रही है, और हमें आने वाले समय में सुपर पावर बनना है, इंडिया को फिर से विश्व जगत गुरु बनना है, भारत का प्रतिनिधित्व करके उसको विश्व गुरु बनना है, तो हमें लगता है कि दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। और मुझे कहानी याद आती है कि अंधे और पंगे का योग, बहुत अच्छी कहानी है। और एक और कहानी इसी से जुड़ी हुई है कि एक बंदा जिसके पैर नहीं थे बट वो देख सकता था, और एक बंदा जिसके पैर थे पर वो देख नहीं सकता था। तो आज का सिचुएशन जेन ज़ी और मिलेनियल कुछ ऐसे ही हैं कि ताकत है, पैर है जेन ज़ी के पास, वो कुछ भी कर सकता है, उड़ान भर सकता है,
लेकिन वो जो अंतर दृष्टिकोण होता है ना, जो बिल्कुल। राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेशन का वो जो थिन लाइन है, वो शायद जेनजी लैक कर रहा है, क्योंकि जेनजी के पास अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो पेशेंस नहीं है, वो स्ट्रगलिंग पावर नहीं है। जेनजी जल्दी मूव ऑन कर लेता है अपने, यस, दे चूज फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। सो ऐसे केस में जब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं तो मेन फोकस कम हो पाता है। तो हमें लगता है अगर मिलेनियल्स के जैसे उनके अंदर तीव्रता आ जाए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो आ जाए, और एक समय की समझ आ जाए, तो दृष्टिकोण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंसाइट आ जाए, तो वो अंधे और पंगे का जो योग है वो बहुत अच्छा चल पड़ेगा। और कोई भी ब्रिज पार करना हो, लाइफ की कोई भी सिचुएशंस को हैंडल करना हो, हमें दिखना भी चाहिए और हमें चलना भी आना चाहिए, ताकि हम कॉम्पीट कर सकें। कॉम्पिटिशन का युग है, तो दोनों ही साथ साथ चलेंगे। मिलेनियल्स का एक्सपीरियंस लें और जेनजी का एनर्जी और करंट सिचुएशन को हैंडल करने का, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका उनका, और उनका जज्बा, और उनको मूव ऑन करने का, चीज़ों को बहुत घिसा पिटा रूप में ना प्रस्तुत करके नए तरीके से इनोवेटिव अप्रोच लेकर के बढ़ने का जो जज्बा है जेनजी का, वो अगर साथ चले तो कमाल की दुनिया होगी। जरूरी नहीं है कि जो मिलेनियल्स हैं वो सिर्फ उसी एज ग्रुप से आए। हम जैसे फाउंडेशन लगा देते हैं ना कि 2000 के बाद वाले जेनजीज और उसके पहले वाले मिलेनियल्स, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है अपने पेरेंट्स को, फैमिली में जितने भी मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी एक छोटी बहन है, तो मैंने देखा उनके थॉट्स चेंज होते हुए। इसके लिए सिर्फ मेरे लिए, वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे रूढ़िवादी सोच से दादा दादी, दे हैव अ वेरी बैकवर्ड काइंड ऑफ मेंटालिटी एट दैट टाइम। सो वी शिफ्टेड टू दिल्ली फर्स्ट ऑफ ऑल, और वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए क्या किया कि उन्होंने अपनी नई अप्रोच क्रिएट करी। दे ट्राई टू बी मॉडर्नाइज फॉर व्हाट, सो दैट मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट कर सकूँ। उन्होंने जितने स्ट्रगल्स किए मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बैरियर क्रिएट कर देना दो जनरेशन्स के बीच में इज नॉट फाइन। मेरी बुक इसलिए आई है ताकि उस बैरियर को हटा सके लोग, जब उसको पढ़े तो ये डिफरेंस समझ सके उन चीज़ों के बीच का, कि ज़रूरी नहीं है कि कभी भी जनरेशन्स के बीच में बैरियर डाला जाए कि मिलेनियल्स है तो पेशेंट एक्सपीरियंस होगा और जेनजी है तो इसके पास इनोवेटिव सोच होगी। नहीं, इट्स टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी फैमिली अपने आप को मॉडर्नाइज करके अपने आइडियाज़ को चेंज कर सकती है, तो ये टैग जो मिलेनियल्स और जेनजीज के, ये सब खत्म हो जाएंगे और एक सोसाइटी को एक ऐसे लोग मिलेंगे जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हो। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि ये बुक लोगों के दिलों पे एक अमिट छाप छोड़ेगी और उनको नई दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करेगी। एक ऐसी दुनिया जो जेनजी हैंडल करेगी, बट उनके अंदर आत्मा मिलेनियल्स की होगी। इसको ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा जगत में वो सर्वोच्च स्थान पर होंगे, बट संस्कारों से वो जुड़े रहेंगे, है ना। यू ग्रो टू द हाइट्स अनलिमिटेड, द लिमिट इज स्काई, बट यू शुड बी कनेक्टेड टू द रूट्स। You should have all the technology, you should have all the relationships, but you should also respect the roots, the place from where you came up. जो वही सारी बातें हैं, शिक्षा, संस्कार, विद्या, विनम्रता, पेशेंस, ट्रस्ट, ये सब ना टूटे, ताकि लोगों का इंसान और इंसानियत से कभी भरोसा ना टूटे, है ना। क्योंकि कई लोग कहते हैं जेनजी से तो भरोसा उठ गया है, तो ये टर्म ना यूज हो। बट आप लोगों को पता लगेगा कि जेनजीज आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, दे आल्सो हैव अ हार्ट ऑफ मिलेनियल्स। यस, उनके अंदर भी है, बस उसको जरूरत है थोड़ा नरिश करने की। अगर बड़े बुजुर्ग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे और अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो जेनजी भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। जेनजी उनका सहारा बनने के लिए तैयार है, जेनजी उनके शब्द बनने के लिए तैयार है। आप उनको अनुभव दीजिए और जेनजी आप अपने शब्दों के माध्यम से उन्हीं चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। तो हमें लगता है ज़माना बदलेगा, दुनिया बदलेगी, और जो हम कह रहे हैं कि आने वाला समय रोबोट्स का हो जाएगा, तो मुझे लगता है रोबोट्स आएंगे भी, तो बट उनके अंदर आत्मा इंसानों की होगी, और ये दुनिया बहुत खुशहाल होगी। और हम जेनजी और मिलेनियल्स और आने वाला अल्फा, जो अभी स्कूल कॉलेजेस में है, अभी बहुत छोटे छोटे हैं, जो अभी आए भी नहीं है ना, वो लोग भी मिल करके दुनिया को अच्छा बनाएंगे। और स्वार्थ के साथ परमार्थ, ये भी कॉन्सेप्ट कोई भी यूथ, मैं तो यूथ ही कहता हूँ, चाहे वो जेनजी के हों, मिलेनियल्स के हों और वो हों, तो ये बुक उस ओर एक बहुत अच्छा कदम है। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे जवाबों का उत्तर आपको इस पॉडकास्ट से मिला होगा, और नहीं मिल पाया है तो वी विल शूट अनदर पॉडकास्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो। आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए इस पॉडकास्ट को। आप ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक इस पॉडकास्ट को पहुँचाएँ, और जब ये बुक आ जाएगी और आप तक अवेलेबल हो जाएगी, ई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो अगर आप इस बुक को फेच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं आप हमें बताएं, ताकि हम और इसमें रिफॉर्म्स कर सकें और ऐड ऑन कर सकें। हमें उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आएगी, और जो एक गैप क्रिएट हुआ है जेनजी, मिलेनियल्स और आने वाले अल्फा के लिए, वो गैप खत्म होगा, और हम सब मिल करके इस दुनिया को और बेहतर, खुशनुमा और संरक्षित बनाएंगे, सस्टेनेबल बनाएंगे। इन सब बातों के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल आपका, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।